everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss electrochemical series. So last time हमने टॉपिक करा था that was electrode potential, right? So उसी पे बेस्ड आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है. So लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने दो टाइप्स करी थी. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. एक तो था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. यही दोनों टाइप्स करी थी. तो दोनों में से अब फॉर एग्जांपल सपोज मैं जिंक की ही बात करती हूँ, ठीक है. तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना होता है. मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑफ जिंक. तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या होता है, इक्वल होगा बट माइनस होगा, माइनस 0.76 वोल्ट. यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होते हैं बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है. ये हमने करा था. और दूसरी बात ये हम इन पोटेंशियल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हमने कंसिडर करा था हाइड्रोजन, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करी थी. तो जैसे जिंक की करी, कॉपर की करी, सिमिलरली सारी मेटल्स को हमने SHE की हेल्प से उनके पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ वी हैव टू अरेंज ऑल ऑफ दीज, ठीक है. तो आपने सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है कि आपने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, E के साथ, और साथ में आपने लगाना है नॉट. नॉट मीन्स कि आप स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हो. जो आपका सॉल्यूशन है वो उसकी 1 मोलर है कंसंट्रेशन, और जो टेम्परेचर है इट इज़ रूम टेम्परेचर, इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो ये वेरी कर जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो आपको पता है ना, जिंक ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, जिंक 2 पॉजिटिव. तो आप ऐसे लिखोगे, जिंक कन्वर्ट्स टू जिंक 2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट. तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाता है कि जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक, फिर हम लिखेंगे उसका पोटेंशियल. यहाँ तक क्लियर है होप सबको, ठीक है. तो ऐसे करके हमारे पास सारी मेटल्स के पोटेंशियल हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. बट यहाँ पे मतलब जिसको स्टैंडर्ड कंसिडर करा गया है दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल. हर मेटल को या जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके हमारे पास पोटेंशियल्स नोन हैं, उन सारे पोटेंशियल को हमने मतलब जनरल कौन से कंसिडर करने हैं, हमने पोटेंशियल लेके चलने हैं रिडक्शन, ठीक है. हमने रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है. तो अब हमारे पास बहुत सारी मेटल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पोटेंशियल नोन है. तो जब आप इनको अरेंज करते हो, ठीक है, जब आप सारी मेटल्स के पोटेंशियल को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और जो आपके पास सीरीज बनेगी दैट विल बी योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है. सो द अरेंजमेंट ऑफ So here is the arrangement of different electrodes in increasing order of their reduction potential is called electrochemical series. जब आप बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में उनको अरेंज करते हो देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि जो लिथियम है, लिथियम का जो पोटेंशियल आता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज -3.05, ठीक है. उसके बाद में पोटेशियम, बेरियम एटसेट्रा बहुत सारे आते हैं. देन मैं स्किप कर रही हूँ, एक मैं लिख रही हूँ जिंक का, ठीक है. जिंक का आ जाता है -0.76, ठीक है. उसके बाद में मैं लिख रही हूँ कुछ 1-2 मेटल्स का लिख देती हूँ, ठीक है. देन मैं लिख रही हूँ उसके बाद में निकल का, ठीक है. निकल का पोटेंशियल कितना है, इट इज -0.25. ये सारा वोल्ट में चल रहा है, ठीक है. देन हाइड्रोजन का आ जाता है, हाइड्रोजन का कितना है 0. उसके बाद में मैं कॉपर का लिख रही हूँ, कॉपर का कितना आ जाता है 0.34. उसके बाद में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फ्लोरीन का, ठीक है. तो फ्लोरीन का कितना आ जाता है, इट इज 2.87 वोल्ट. ये
सबसे लोएस्ट पॉइंट है और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और बाकी बीच में मैंने कुछ मेटल्स को शो कर दिया है, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया हुआ है, वेरियस हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने कैसे अरेंज किया हुआ है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं, ठीक है। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम होता है, इट इज -3.05। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते करते जो हमारे पास फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ 2.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है इसकी, या क्या एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो वो वन बाय वन मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट एडवांटेज तो हमारा यही आ जाता है बच्चे कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी का पता चल जाता है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट हमने लिया, वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा या एज एन रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, कैसे हमें पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब यहाँ इस सीरीज में हमें कैसे पता चलता है, अब देखो लिथियम की ही बात कर लेते हैं। लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अगर इतना कम रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो गई। देखो बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिडक्शन तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम प्रेफर करेगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा ही कम है। और अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ये रिडक्शन ही करेगा, ठीक है। इसका मतलब लिथियम ऑक्सीडेशन प्रेफर करता है और जो हमारा फ्लोरीन है वो रिडक्शन प्रेफर करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जो अपनी रिडक्शन करवाता है वो क्या एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ओवरऑल सीरीज से हमें इतना क्लियर हो गया कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये ऑक्सीडेशन बड़ा इजीली कर जाता है, इसीलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, रिडक्शन, और किसी की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हमारे पास बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, कौन रिड्यूसिंग, हमें आइडिया चल जाता है। अब सपोज हमने कोई रिएक्शन लगा दी, जैसे मान लो हमने लगा दी यहाँ निकल और कॉपर में, चेक करो दोनों में से पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, और निकल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो दोनों में से ये करेगा अपनी ऑक्सीडेशन एंड एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास सेंटर में आ जाता है क्योंकि उसका पोटेंशियल हमने जीरो कंसिडर करा हुआ था। इसके ऊपर सारी नेगेटिव पोटेंशियल वाली हमने अरेंज करी हुई है इलेक्ट्रोड्स, और नीचे सारी पॉजिटिव पोटेंशियल वाली अरेंज करी हुई है। होप इतना क्लियर हो गया कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी का आइडिया हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, देन उसके बाद में हमें मेटल्स की एक्टिविटीज़ का भी या कंपैरेटिव रिएक्टिविटी का भी पता चल जाता है। तो सेकंड हमारे पास बेनिफिट क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की आपस में जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है या कैसी नहीं है उसका हमें आइडिया चल जाता है। जैसे कोई मतलब कोई एक मेटल है, हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, और रिएक्शन हो जाता है, अदरवाइज तो नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ पे ना आपके लिए एग्जांपल ले रही हूँ जो आपने बहुत टाइम्स करी हुई है, ठीक है, उसी की हेल्प से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें कैसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक रिएक्शन मैंने ये लिखा है और एक रिएक्शन बच्चा मैं ये लिख रही हूँ, समझ गए, ठीक है।
अब ये देखो, दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन जो है हो सकती है, वो हमें कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर किसको रिप्लेस कर रहा है, जिंक को। और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाली रिएक्शन क्या है हमारे पास, पॉसिबल है, और ये वाली रिएक्शन हमारे पास नॉट पॉसिबल है। यानी कि हमारे पास जो कॉपर है वो कभी भी जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। अब इसका आइडिया हमें कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें ना अगर हम, तो वहां पे आप देखना कि जो जिंक है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आ जाता है, -0.76, ठीक है। और कॉपर का जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना आ जाता है, कॉपर का आ जाता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में से ऑक्सीडेशन कौन करेगा और रिडक्शन कौन करेगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये तो रिडक्शन करेगा अपनी, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। समझ गए? हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इतना पता चल गया। अब यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे देखो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट बना रहा है, इसका मतलब जिंक 0 से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, यानी जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कॉपर की क्या हो रही है, ये 2 पॉजिटिव से 0 की स्टेट में जा रहा है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी है कि जिंक और कॉपर में से हमेशा ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिंक की, और कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन। तो वो तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता कि कॉपर ऑक्सीडाइज कर जाए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब एज पर देयर एक्टिविटीज जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जिस मेटल का नेगेटिव में पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वाली मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं इन सबका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, और जो लोअर वाली जितनी भी होंगी उन सबका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी इलेक्ट्रोड्स हैं वो नीचे वाली इलेक्ट्रोड्स को, मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं। निकल कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर निकल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जिंक किसको कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लिथियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। होप आई एम क्लियर, ठीक है। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ऐसे करके हमें मेटल्स का रिएक्टिविटी का थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, ठीक है जी। तो सेकंड इसका बेनिफिट ये हो गया, ओके। देन उसके बाद में हमारे पास थर्ड बेनिफिट क्या है, थर्ड ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, उसका आइडिया लग जाता है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालना है, अब देखो, अब मैं अगेन वही एग्जांपल पिक कर रही हूँ। हमने कोई सेल बनाया, जब हम सेल बनाते हैं तो हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेल करवाया हुआ है, एक तरफ हमने जिंक सल्फेट लिया, उसमें जिंक को डिप कर दिया, दूसरी तरफ हमने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, फिर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया विद द वायर, पूरा सेल बन गया। सेल में दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जिंक है एक कॉपर है, ठीक है जी। उसके बाद में आपको क्या पता था, उसके बाद में आपको पता है कि जिंक के केस में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के केस में क्या होती है, रिडक्शन। ये आपकी हो जाती है एनोड और ये आपकी हो जाती है कैथोड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों का तो हमें पोटेंशियल अलग अलग से पता है, लेकिन टोटल सेल का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। जब हमने सेल जस्ट बनाया है, जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, या फिर हम इसको कह देते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो कितना होगा। तो आपने जब भी कैलकुलेट करना है आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, सेल का पोटेंशियल कितना है, आप लिखोगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस ऐसे करना आपने और आपका पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। सेल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अब आपको पता है कॉपर, आपने क्या करना है, जिस मेटल की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, वो कैथोड ही बनाएगी, उसका पोटेंशियल आपने पहले लिखना है, माइनस जिस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका पोटेंशियल क्या लिखना है बाद में,
इज इट क्लियर? ईएमएफ निकालते टाइम जिस मेटल की रिडक्शन होगी उसका पोटेंशियल पहले और जिस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी उसका पोटेंशियल बाद में। तो पहले किसका लिखेंगे? कॉपर का। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, उसमें से जिंक का पोटेंशियल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल। अब कॉपर का पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस उसका कितना है? 0.76। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर? तो वो कितनी आ जाती है हमारे पास? 1.1 वोल्ट। राइट? तो ऐसे करके जिस मेटल की रिडक्शन होती है उसमें से जिस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका पोटेंशियल माइनस कर देना है, यू विल गेट ईएमएफ ऑफ द सेल। और नोट मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज अभी तक हम स्टैंडर्ड कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड रखा हुआ है, कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड रखी हुई है। ठीक है जी। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो आपको पता चल जाता है, और फॉर्मूला ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये फॉर्मूला क्यों आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में एक चीज़ और हमें पता चल जाती है, दैट इज़ कि नेक्स्ट इसका बेनिफिट हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता चल जाता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, या आप कह लो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अब मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिख दूँ और मैं आपसे पूछूं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आराम से बता सकते हो। आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, अगर तो ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगी देन रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल। पॉसिबल, या फिर आप कह दो फिजिबल, या आप कह लो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर तो ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आ जाती है फिर तो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ईएमएफ ऑफ द सेल आपके पास नेगेटिव आ जाती है देन रिएक्शन क्या है? नॉट पॉसिबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? तो आपको ऐसे करके पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे मैंने ना अभी एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ गए? तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड ऑफ निकल मेटल। कहते हैं हमारे पास ना एक वेसल है, वो निकल का बना हुआ है, और उसमें हमने कौन सा सोल्यूशन डाल दिया? कॉपर सल्फेट। कहते क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम कॉपर सल्फेट को स्टोर करने के लिए निकल का कंटेनर यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो अब हमने चेक करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम किसी में कोई चीज रख सकते हैं या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर तो सपोज रखने से निकल और कॉपर आपस में रिएक्शन कर जाएं फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मतलब हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करे फिर तो भाई पॉसिबिलिटी है कि हम रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या क्या ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है कि क्या हो क्या सकता है यहाँ पे, अगर हमने निकल के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रखा तो रिएक्शन क्या पॉसिबल हो सकती है? निकल को कॉपर सल्फेट में रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकल सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आ जाएगा, हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या देखना है यहाँ पे, अब आप देखोगे कि अगर ये रिएक्शन हो गई, सपोज अभी तक हमें पता नहीं है हो सकती है या नहीं, यही तो हमने पता करना है। अगर हो जाती है तो निकल देखो, निकल की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। कॉपर की हो रही है रिडक्शन एंड निकल की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? ईएमएफ ऑफ द सेल निकालूंगी। सेल की ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जिसकी रिडक्शन हुई है उसका पोटेंशियल पहले लिखो। रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर की, तो कॉपर का पोटेंशियल कितना है? 0.34, तो 0.34 वोल्ट हमने यहाँ लिखा, माइनस जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है निकल, निकल का पोटेंशियल बाद में लिखो, इट इज माइनस 0.25, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25। ठीक है, तो प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.5। अच्छा, आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई? फिजिबल। रिएक्शन तो पॉसिबल है दोनों में। ठीक है, तो अब एक चीज यहां से क्लियर हो गई
इसका मतलब कि अगर हमने कॉपर सल्फेट को निकल के कंटेनर में रखा तो दोनों की आपस में रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो बेनिफिट ही नहीं होगा। इसका मतलब वी कांट स्टोर, हम कॉपर के कंटेनर कॉपर के सॉल्यूशन को निकल के कंटेनर में कभी नहीं रख सकते, उल्टा रख सकते हैं, निकल के सॉल्यूशन को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हैं। सिमिलरली आपको पूछेंगे हमारे पास ना एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है और हम कॉपर के एक स्पून लेके कॉपर का उसको स्टर कर रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो आप क्या चेक करोगे, देखोगे कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं। अगर तो रिएक्शन हो गई फिर तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं होती है फिर आपके लिए बेनिफिट है। तो ईएमएफ ऑफ द सीरीज से हमें ये भी आइडिया चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं है, और पूरा अगर दोनों का मिला के सेल बन जाता है तो उस सेल की ईएमएफ कैसे निकालनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ फिफ्थ, ठीक है, प्रोबेबली हमारा ये लास्ट इसका है फीचर, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास क्या है, हमें कोई भी मेटल जो है, ठीक है, रिएक्ट करती है विद एसिड तो क्या प्रोड्यूस करती है? हमेशा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब कौन सी मेटल ऐसा कर सकती है और कौन सी मेटल ऐसा नहीं कर सकती है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया चल जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा यहाँ पे जिंक, ठीक है। जिंक जो है उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यही है इसका मतलब, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है एसिड में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1, और जब हाइड्रोजन गैस बनती है तब कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब हमेशा हमेशा हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और मेटल की हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। सिर्फ वही मेटल जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाए और हाइड्रोजन की रिडक्शन करवाए, सिर्फ वही एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकती है, अदरवाइज कोई भी नहीं बना सकती है मेटल, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब अगर हम बात करें इनके पोटेंशियल की, तो आपको पता है जो जिंक है, जिंक का पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? ठीक है, यहाँ पे हम प्लेटिनम भी लिखते हैं, पता ना क्यों? तो इसका कितना है? 0 वोल्ट। अब बताओ दोनों के पोटेंशियल देखो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा दोनों में से? हाइड्रोजन का, ये तो नेगेटिव में है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इट मीन्स इसकी क्या होगी? रिडक्शन। और जिंक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ वही मेटल कर सकती है जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगी और हाइड्रोजन की रिडक्शन करवाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई और मेटल ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं कॉपर ले लूँ, है ना, कॉपर की एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो, तो आपको पता ही है जो कॉपर है उसका पोटेंशियल कितना होता है? 0.34 वोल्ट। और हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है? इट इज 0, ठीक है। दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसका है? ये तो कॉपर का पोटेंशियल है। कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये तो करेगा रिडक्शन, और हाइड्रोजन क्या करेगी? ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस बनाते टाइम हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। तो लेकिन कॉपर के साथ जब हम लेंगे तो हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कॉपर कैपेबल नहीं है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने में। तो इतना तो भाई यहाँ से क्लियर हो गया अगेन कि आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन। और नीचे वाली जितनी भी हैं वो सारी क्या करती हैं? रिडक्शन। तो इसका मतलब ऊपर वाली सारी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने में
कैपेबल हैं, लेकिन जो लोअर वंस हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगेन ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब और अगर दूसरा तरीका आपने देखना था तो आप पूरी रिएक्शन लिख के ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल के भी देख सकते थे, पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से करना। एंड टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से देखो और बाकी सारे देखो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इनको हम अप्लाई कर सकते हैं अदर सिचुएशंस में, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। बाय बाय, थैंक यू।